नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 5। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों में समूह 15 के तत्व, यानी अपन कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, यानी वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन हम कर रहे थे। और वर्ग 15 के तत्वों के हमने भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन कर लिया था। आज अपन इस पाठ में वर्ग 15 के जो कुछ तत्व, वर्ग 15 के तत्वों के कुछ यौगिक हैं, उन यौगिकों का अध्ययन हम स्टार्ट करेंगे। और आज अपन वर्ग 15 के तत्वों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यौगिक है डाई नाइट्रोजन। इसका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट नंबर 5 का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डाई नाइट्रोजन। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आज हम अध्ययन करेंगे डाई नाइट्रोजन, यानी अपन कह सकते हैं N2 का। डाई नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2, जिसे हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो हम डाई नाइट्रोजन का अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि डाई नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो अपन कहेंगे कि डाई नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड। क्या कहेंगे? डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। डेनियल रदरफोर्ड। और कब की थी? 1772 में। इसको आप ध्यान में रखोगे। डाई नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1772 में की थी। अब देखो, वायुमंडल में डाई नाइट्रोजन 78% उपस्थित होती है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वायुमंडल में जो डाई नाइट्रोजन है, ये अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78%। और ये डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। अब देखो, ये रहा हमारा डाई नाइट्रोजन का अणु। इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है और यह त्रिबंध एक मजबूत बंध होता है। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से यह डाई नाइट्रोजन अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करती है। अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करती है। कारण मैंने क्या बताया कि N2 के अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, जो एक मजबूत बंध होता है, यानी इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर ये बंध नहीं टूटेगा तो इसका मतलब ये क्रिया नहीं करेगी, यानी अपन कह सकते हैं कि यह डाई नाइट्रोजन अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करती है। तो ये तो हुई इसके बारे में सामान्य परिचर्चा। अब हम बात करते हैं कि डाई नाइट्रोजन को हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए अंत तक। हम डाई नाइट्रोजन का डिटेल्स से अध्ययन करेंगे। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अब हमारी हेडिंग रहेगी डाई नाइट्रोजन बनाने की
विधियां। अब हमारी हेडिंग रहेगी डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां। देखो, यानी हम कौन कौन सी विधियों के द्वारा डाई नाइट्रोजन को बना सकते हैं, उन विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक स्तर पर डाई नाइट्रोजन किस प्रकार बनाई जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन का औद्योगिक उत्पादन, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन। तो पहले हम औद्योगिक विधि की बात कर रहे हैं। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक, डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन। देखो, अपन कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम जो वायु है उसका हम परभाजी आसवन करवाते हैं, यानी द्रवित वायु के परभाजी आसवन से हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसमें कहेंगे कि द्रवित जो वायु है, द्रवित वायु, देखो अभी हमने देखा है कि वायुमंडल में 78% क्या होती है, डाई नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो द्रवित वायु का हम क्या करवाएंगे, परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। तो द्रवित वायु का परभाजी आसवन करवाने पे हमें 77.2 केल्विन ताप पर N2 गैस प्राप्त हो जाती है, और इसके बाद में जो 90 केल्विन ताप है उस पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि द्रवित वायु का परभाजी आसवन करवाने पर 77.2 केल्विन ताप पर हमें N2 गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। तो ये हमारी डाई नाइट्रोजन बनाने की पहली विधि हो गई। हम इसे व्यावसायिक विधि कह सकते हैं या औद्योगिक विधि कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन किस प्रकार से बनाई जाती है। तो अब हमारी दूसरी विधि रहेगी प्रयोगशाला विधि। पहली हमारी होगी व्यावसायिक विधि, और अब हम सेकंड विधि की बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि। सेकंड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, देखो प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं। देखो, ये तो रहा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2, ये तो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो हमें देखो, हमें मिलेगी N2 गैस प्लस H2O और साथ में NaCl। क्या कहा हमने कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है। तो हमें N2 गैस
जल का अणु और NaCl प्राप्त होते हैं। अब देखो, इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन गैस के साथ, ध्यान से समझना आप, सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में एक तो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है और इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बताया मैंने कि इस विधि में नाइट्रोजन गैस के साथ सह उत्पाद के रूप में HNO3 व NO यानी नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यानी ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि इस विधि से प्राप्त N2 गैस पूर्णतया शुद्ध नहीं होती है। तो फिर इन सह उत्पादों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस विधि से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनको हम K2Cr2O7 यानी अपन कहेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त H2SO4 का क्या बनाएंगे, विलयन। और इस विलयन में हम इस विधि के द्वारा प्राप्त उत्पादों को गुजारेंगे। क्या बताया मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में इन उत्पादों को गुजारा जाता है, जिससे ये सह उत्पाद विलयन में रह जाते हैं और N2 गैस अलग हो जाती है। तो इस प्रकार हम शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हुई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट विधि। देखो, नेक्स्ट अपन ले सकते हैं अमोनिया के यौगिकों से। देखो, अमोनिया के जो यौगिक हैं उनसे भी हम डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमारी तीसरी विधि रहेगी अमोनिया के यौगिकों से। तीसरी, अमोनिया के यौगिकों से, अमोनिया के यौगिकों से यानी अमोनिया का जो यौगिक है उससे हम नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखो, मैं ले रहा हूं अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, इसे बोलते हैं हम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट यानी इस अमोनियम डाइक्रोमेट का हम क्या करवाएंगे, तापीय अपघटन। क्या करवाएंगे, तापीय अपघटन कह सकते हैं या तापीय विघटन कह सकते हैं। समझना आप ध्यान से। यानी अमोनिया का यौगिक लिया है हमने अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 की होल ट्वाइस Cr2O7। तो देखो हमें क्या मिलेगा, यानी एक तो हमें मिलेगी N2 गैस, साथ में Cr2O3 और साथ में अपन कहेंगे 4H2O। तो ये हमें N2 गैस प्राप्त हो गई। तो हमारी तीसरी विधि थी अमोनिया के यौगिकों से। हमने अमोनिया का यौगिक लिया अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का हमने क्या करवाया, तापीय अपघटन। तो हमें N2 गैस प्राप्त हो गई यानी डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो गई। ये तीसरी विधि है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट विधि। देखो, हमने अमोनिया के यौगिकों से डाई नाइट्रोजन प्राप्त की है, तो हम अमोनिया से भी डाई नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो चौथी विधि हमारी कौन सी रहेगी, अमोनिया से। क्या कहेंगे, अमोनिया से। देखो, अमोनिया से डाई नाइट्रोजन हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहली तो है, अपन कहेंगे कि अमोनिया की अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से करवाने पर। क्या कहेंगे, हम कहेंगे अमोनिया की अभिक्रिया
क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO से करवाने पर ये अमोनिया से डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की पहली विधि है। देखो ये तो रही हमारे पास अमोनिया और 3CuO। तो देखो हमें N2 गैस प्राप्त हो जाएगी और साथ में हमें 3H2O प्लस 3Cu। तो हम अमोनिया की अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से करवाने पर भी हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। यानी ये तो है अमोनिया और ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी है, हम कहेंगे अमोनिया की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ करवाने पर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ करवाने पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। यानी हम अब अमोनिया की अभिक्रिया करवाएंगे CaOCl2। देखो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी या ऑक्सी एक ही बात है, क्लोराइड। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इस ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया हम अमोनिया से करवाएंगे तो भी हमें डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। और साथ में क्या बनेगा? अपन कह सकते हैं, देखो 3 ले लो इनको, तो अपन कहेंगे कि 3H2O और साथ में 3CaCl2, ये हमारी डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो गई। तो ये चौथी विधि थी अमोनिया से। अमोनिया से भी हम डाई नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि की। देखो नेक्स्ट विधि अपन वो लेंगे कि जिसमें हमें अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त होगी। अति शुद्ध, हमारी नेक्स्ट विधि होगी अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि। 5 नंबर अपन कह सकते हैं अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन, अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, यानी यदि हमें अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करना है तो हम बैरियम, क्या कहेंगे, बैरियम एजाइड व सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन करवाएंगे। तो पहली विधि ले रहा हूं मैं इसमें, बैरियम एजाइड, क्या कहेंगे, बैरियम एजाइड के तापीय अपघटन से। समझना आप, देखो दोनों विधियां इंपॉर्टेंट हैं। बैरियम एजाइड के तापीय अपघटन से, तापीय अपघटन से ऐसी की ऐसी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्टार लगा लो। अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधियां पहली कौन सी ली है मैंने, बैरियम एजाइड के तापीय अपघटन से। देखो
ये है BA, अपन क्या कहेंगे इसको, BaN3 की होल ट्वाइस। ये है हमारा बेरियम एजाइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। तो देखो Ba+3N2, ये जो डाई नाइट्रोजन प्राप्त हुई है ये अति शुद्ध अवस्था में होती है। दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से। क्या कहेंगे, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से, तापीय अपघटन से। देखो ये रहा हमारा सोडियम एजाइड, इसका हम क्या करवाएंगे, तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। अब देखो तो 2Na+3N2, ये जो डाई नाइट्रोजन यहाँ पे प्राप्त हुई है ये भी अति शुद्ध अवस्था में होती है। तो आप इन दोनों विधियों को आप अच्छे से याद कर लोगे। कई बार तो निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, उनमें ये दोनों एससी की एससी पूछ ली जाती हैं, इसलिए स्टार लगा लो। अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त करने की विधि, दो विधियाँ इसमें, बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से और सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से। अब हम बात करते हैं कि डाई नाइट्रोजन के गुणों की अब हम चर्चा करते हैं। और गुण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। यानी हमने डाई नाइट्रोजन बनाने की विधियां पढ़ ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाई नाइट्रोजन के गुण। और गुणों में हम पहले चर्चा करेंगे डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। तो आप लगातार बने रहिए। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण, डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण, या अपन कह सकते हैं भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्मों में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, कवथनांक, चुंबकीय प्रवृत्ति। इन सब गुणों को हम भौतिक गुणों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम 1 बाई 1 डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। देखो पहला भौतिक गुण तो क्या है, अभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यह गैस अवस्था में होती है। तो भौतिक अवस्था तो क्या होगी इसकी, गैस, यानी क्या कहेंगे, यह गैस अवस्था में पाई जाती है। पहला भौतिक गुण अपन यही लिखेंगे, गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा भौतिक गुण हम क्या कहेंगे कि यह रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होती है। तीसरा भौतिक गुण हम ले रहे हैं गंध का, यह गंधहीन होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती है। तो क्या कहेंगे, यह गंधहीन होती है। अगला भौतिक गुण हम लेंगे स्वाद का, यह स्वादहीन होती है। क्या कहेंगे, यह स्वादहीन होती है। अगला भौतिक गुण हम लेंगे, यह जल में अल्प विलय होती है। क्या कहेंगे, यह जल में अल्प विलय होती है। अगला भौतिक गुण हम लें इसका गलनांक, क्या कहेंगे, इसका
गलनांक 63.2 केल्विन होता है। अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें तो क्या कहेंगे, इसका क्वथनांक, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कितना, 77.2 केल्विन होता है। अगली बात करें अपन तो अपन कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन अविषैली होती है। क्या कहेंगे, अविषैली होती है। अगले भौतिक गुणधर्म में हम कह सकते हैं कि इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। देखो समस्थानिक क्या होते हैं, यानी अपन कहते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं। कौन सा, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। यानी देखो दोनों के परमाणु क्रमांक सेम है, 7 और 7, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। यहाँ पर 14 और यहाँ पर 15। तो ये 2 इसके क्या होते हैं, समस्थानिक। और अगले हम भौतिक गुणधर्म में क्या कह सकते हैं कि एमओटी सिद्धांत के अनुसार डाई नाइट्रोजन, क्या कहेंगे, डाई नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय होती है। देखो इनको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, डाई नाइट्रोजन क्या होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। देखो हम 11th में एमओटी सिद्धांत पढ़ते हैं, अणु कक्षक सिद्धांत, उसमें हम एमओ डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या नहीं है। अणु कक्षकों में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, और यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। तो अपन कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो ये हमने डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण देख लिए हैं। क्या कहा हमने, यह गैस अवस्था में पाई जाती है, यह रंगहीन होती है, यह गंधहीन होती है, यह स्वादहीन होती है, यह जल में अल्पविलय होती है, इसका गलनांक 63.2 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है। यह अविषैली प्रकृति की होती है। इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं और एमओटी के अनुसार डाई नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होती है। तो ये तो हो गए भौतिक गुण। और अब हम चर्चा करते हैं डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों की। डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों की हम अब चर्चा करेंगे। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। डाई नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। यानी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। देखो रासायनिक गुणों में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी देखो अभी हमने चर्चा की थी कि डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में
पाई जाती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है और इस त्रिबंध की अपन क्या कहेंगे, बंध ऊर्जा उच्च होती है। बंध ऊर्जा उच्च होती है, जिसकी वजह से यह कमरे के ताप पर, क्या कहेंगे समझना, कमरे के ताप पर अक्रियाशील रहती है, अक्रियाशील रहती है। देखो वापस से समझना आप, मैंने क्या कहा कि डाई नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है और यह एक मजबूत बंध होता है, यानी इसकी बंध ऊर्जा उच्च होती है, जिसकी वजह से यह कमरे के ताप पर अक्रिय या अक्रियाशील रहती है। लेकिन यदि इसके ताप में वृद्धि कर दी जाए, क्या कहेंगे, इसके ताप में वृद्धि कर दी जाए, ताप में वृद्धि कर दी जाए तो इसकी क्रियाशीलता तेजी से बढ़ने लगती है। यानी बात सीधी सी है, अपन कह सकते हैं कि इसके ताप में वृद्धि के साथ इसकी क्रियाशीलता में तेजी से वृद्धि होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। कमरे के ताप पर तो क्या होती है, अक्रियाशील। क्यों? क्योंकि इस त्रिबंध की बंध ऊर्जा बहुत उच्च होती है। बंध ऊर्जा कह सकते हैं या बंध एंथैल्पी कह सकते हैं, जिसकी वजह से यह कमरे के ताप पर अक्रियाशील होती है या अक्रिय गैस होती है। लेकिन ताप बढ़ाने पर इसकी क्रियाशीलता में तेजी से वृद्धि होने लगती है। तो अब हम सबसे पहले डाई नाइट्रोजन की अभिक्रिया देखते हैं धातुओं के साथ। धातुओं के साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो क्या कहेंगे हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया कर आयनिक नाइट्राइड, आयनिक नाइट्राइड का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं, करती है। क्या कहा हमने कि डाई नाइट्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया कर आयनिक नाइट्राइड का निर्माण करती हैं। और कौन कौन से आयनिक नाइट्राइड बनते हैं? देखो यहां पर धातु सक्रिय धातु होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर धातु सक्रिय नहीं है तो हमें पता है कि डाई नाइट्रोजन पहले से ही क्या है, कमरे के ताप पे क्या होती है, अक्रियाशील। तो अगर सक्रिय धातु नहीं है तो उसके साथ डाई नाइट्रोजन की अभिक्रिया आसानी से संभव नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हम सक्रिय धातु लेंगे, जैसे लिथियम है, 6 लिथियम प्लस N2, क्या बन जाएगा, N2, यानी अपन कहेंगे Li3N2, Li3N2, Li3N2। इसी प्रकार हम लेते हैं सोडियम, 6 सोडियम N2, तो Na3N2, Na3N2, ये N ही है यहाँ पे, और ये भी कितने बनेंगे, 2। इसी प्रकार हम ले सकते हैं लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये लो N2, ये अपन ले सकते हैं 2, यानी 2Al_N। इसी प्रकार हम बात करें मैग्नीशियम की, 3, तो Mg3N2। अब देखो आप
ये तो क्या बना है, ये तो बना है लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। ये बना है सोडियम नाइट्राइड। ये बना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और ये बना है मैग्नीशियम, क्या कहेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और ये सभी नाइट्राइड क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति के। यही कहा मैंने कि धातुओं के साथ डाई नाइट्रोजन अभिक्रिया करके आयनिक नाइट्राइड बनाती हैं। देखो 6Li + N2 तो 2Li3N, 6Na + N2 तो 2Na3N, 2La + N2 तो 2AlN और 3Mg + N2 तो Mg3N2। ये हमारे आयनिक हाइड्राइड हो गई, सॉरी आयनिक नाइट्राइड। ये तो हुई धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी डाई नाइट्रोजन अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया करती है। अधातुओं के साथ अभिक्रिया, सेकंड है हमारी अधातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो अधातुओं के साथ डाई नाइट्रोजन की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अधातुओं के साथ अभिक्रिया, देखो इसमें पहले हम चर्चा करते हैं कि डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, समझना, डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी Fe+MO यानी आयरन मोलिब्डेनम और 773 केल्विन ताप, तो अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। और इस विधि को हम कहते हैं हेबर विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब हम नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया पढ़ेंगे तो ये अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है, तो वहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ Fe+MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है, और इस प्रक्रम या इस विधि को हम कहते हैं हेबर विधि, इंपॉर्टेंट है। दूसरी अपन बात करें कि डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो NO का निर्माण करती है, यानी NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये डाई नाइट्रोजन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो गई। हम बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया। देखो तीसरी अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अपन कह सकते हैं यौगिक के साथ अभिक्रिया या यौगिकों के साथ अभिक्रिया। देखते हैं किस यौगिक के साथ ये अभिक्रिया करती है। देखो डाई नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाएगी, देखो CaCN2+C, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम। इसका नाम आप ध्यान में रखोगे, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी इसका नाम पूछा जा चुका है, कैल्शियम साइनेमाइड।
कैल्शियम साइनेमाइड, और इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम। क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम। ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे। नाइट्रोलिम का सूत्र क्या होता है, CaCN2। कैल्शियम साइनेमाइड, नाइट्रोलिम, दोनों नाम आप ध्यान में रखोगे। हमने यहाँ पे ली डाई नाइट्रोजन और ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, तो ये डाई नाइट्रोजन की यौगिक के साथ अभिक्रिया हो गई। यौगिक के रूप में हमने लिया कैल्शियम कार्बाइड, तो क्या बना, कैल्शियम साइनेमाइड, यानी नाइट्रोलिम इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, स्टार लगा लेना आप यहाँ पर। अब देखो, ये तो हो गई डाई नाइट्रोजन की अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं कि लिटमस के प्रति डाई नाइट्रोजन का क्या व्यवहार होता है। क्या कहेंगे, लिटमस के प्रति देखो, यानी अपन 4 नंबर में कह सकते हैं लिटमस परीक्षण। क्या कह सकते हैं, लिटमस परीक्षण, यानी अपन कहेंगे कि लिटमस के प्रति या लिटमस पत्र के प्रति डाई नाइट्रोजन कोई अभिक्रिया नहीं करती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि लिटमस के प्रति क्या होती है, उदासीन। लिटमस के प्रति उदासीन, तो ये इसका लिटमस परीक्षण हो गया। तो देखो, हमने डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण देख लिए, रासायनिक गुण देख लिए। रासायनिक गुणों में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं देख ली। अब हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन के उपयोगों की, कि डाई नाइट्रोजन के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, डाई नाइट्रोजन के उपयोग। देखते हैं कि डाई नाइट्रोजन के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, डाई नाइट्रोजन के उपयोग। डाई नाइट्रोजन के उपयोग। देखो, हम क्या कह सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन के द्वारा महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण किया जाता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण किया जाता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण किया जाता है। देखो, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, अमोनिया NH3, CaCN2, यानी नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड, इन यौगिकों का निर्माण हम डाई नाइट्रोजन के द्वारा करते हैं। तो ये इसका पहला उपयोग हो गया। दूसरे उपयोग में हम क्या कह सकते हैं, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, यानी अक्रिय वातावरण अपन कह सकते हैं कि लोहे व स्टील उद्योग में, लोहे व स्टील उद्योग में अक्रिय वातावरण करने के लिए डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि धातु क्रम में, भाई 6 चैप्टर में हमने धातु क्रम पढ़ा है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना।
उसे हम धातु क्रम कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि धातु क्रम में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थों की पैकिंग में, क्या कहेंगे, खाद्य पदार्थों की पैकिंग में, देखो खाद्य पदार्थों की पैकिंग में भी डाई नाइट्रोजन प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है यह अक्रिय होती है, यानी हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो खाद्य पदार्थों की पैकिंग में। इसके अलावा तीसरा अनुप्रयोग हम ले सकते हैं प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। देखो प्रशीतक का मतलब निम्न ताप रखने में, कम ताप रखने में, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि वातावरण ठंडा रखने के लिए। तो प्रशीतक के रूप में भी हम डाई नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट उपयोग आ रहा है, अपन कहेंगे उच्च तापमानों पर, क्या कहेंगे, उच्च तापमानों पर गैस थर्मामीटर में, गैस थर्मामीटर में, या अपन इसे कहते हैं भाई थर्मामीटर का मतलब तापमापी, तो हम इसे गैस तापमापी भी कहते हैं। देखो उच्च तापों पर जो मरकरी थर्मामीटर है वो कार्य नहीं कर पाता है, तो उच्च तापमानों पर गैस थर्मामीटर यानी गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें गैस के रूप में डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये चौथा उपयोग हो गया उच्च तापमानों पर गैस थर्मामीटर में। तो ये हमने डाई नाइट्रोजन के उपयोग देख लिए। पहले मैंने क्या बताया, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, जैसे नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड इत्यादि, अपन कह सकते हैं इत्यादि। दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, लोहे व स्टील उद्योग में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, और खाद्य पदार्थों की पैकिंग में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। फिर हमने कहा प्रशीतक के रूप में, यानी निम्न तापमान रखने में या कम तापमान करने में। अगला हमने लिया कि उच्च तापमानों पर गैस थर्मामीटर में डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस आज की वीडियो में हमने जो हमारा महत्वपूर्ण कंपाउंड था डाई नाइट्रोजन, इसका हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। हमने डाई नाइट्रोजन की सामान्य परिचर्चा की, इसके अलावा डाई नाइट्रोजन के बनाने की विधियां देखी, भौतिक गुणधर्म देखे, रासायनिक गुणधर्म देखे, और अंत में हमने डाई नाइट्रोजन के उपयोगों का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेंगे। अपन नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम वर्ग 15 के तत्वों का नया महत्वपूर्ण कंपाउंड लेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।